तो ब्रह्मांड मंडल की रैंकिंग और बाहरी योद्धाओं की रैंकिंग में 200 से अधिक योद्धा नहीं। उन लोगों को छोड़कर सुहासिनी सेना से पंगा लेने की हिम्मत शायद ही कोई कर सके, और इतनी बड़ी घटना को वही अंजाम दे सकता है जो केंद्रीय सत्ता के प्रति अपने मन में घोर नफरत रखता है। केंद्रीय सत्ता के सुरक्षा अधिकारी जानते थे कि ऐसे कई योद्धा हैं जिनके मन में केंद्रीय सत्ता के प्रति गहरी नफरत है। कई लोगों का अनुमान था कि ऐसा शायद हरिवंश कर सकता है। वो हमेशा से सुहासिनी की सेना का विरोधी रहा है। ऐसी अफवाहें थी कि हरिवंश इस समय मध्य क्षेत्र में ही थी। यह अफवाह जब हरिवंश तक पहुंची तो वो परेशान हो गया। तो मैं अब संदिग्ध हूँ। मुझे अब अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी। हरिवंश के साथ मौजूद उसके सिपाहियों ने कहा, लगातार क्योंकि वो यहाँ है तो हमको जाने कैसे कर सकते हैं। शायरी में अपना सकता था वो नवीन करके ब्रह्मांड मंडल का योद्धा, वो नवीन से भी ज्यादा शक्तिशाली, क्षमता के क्रम में देश का स्थान चौथा है, जबकि नवीन जिंदा और गणेश 10वें स्थान पर। मैंने सोचा कि शायद मैं अपनी क्षमता को बताने में चलो और अपनी योजना के मुताबिक उसे काम हुआ, लेकिन बाद में अपनी योजना खारिज कर दी। कुछ नहीं सोचा क्यों। शायरी ने कहा उसकी ताकत बहुत अधिक है। उसकी क्षमता को देखते हुए मुझे लगता है कि भविष्य में ब्रह्मांड मंडल के योद्धा के रूप में काफी प्रगति पाएगा। मैं उनको सफल करने वो कई बार मुझे चला चुका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मेरे लिए तो तक की संभावना है कि वो मेरे पहचान को संदेह करता है। मुझे मिलकर उसी संदेह को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लापरवाही से कर्म करेंगे तो मुझे मालूम है ऐसे में हम शायद कोई इंसाफ करेंगे। हमें तो मालूम लक्ष्य में बड़े निश्चय से शायद महसूस किया कि वो लाख कोशिश कर रहे, लेकिन लक्ष्य नहीं पाएगा। अपनी क्या बदल उसने विक्रांत और अमरकांत को प्रदेश के बारे में जानकारी निकालने को दिया। करीब 1 घंटे बाद नृत्यशाला की ओर आने वाली सड़क पर एक रथ दिखा। करीब करके 2 जानवर उस रथ को पीछे गए। उस रथ के पीछे सभी जो था कभी नृत्यशाला से शायद नहीं लगा। वो बेहद घबराई थी। प्रदेश बेहद ही शक्तिशाली है, उसका सामना करना आसान नहीं था। उस पर हमला करने के दौरान छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी। मैं यदि विक्रांत और अमरकांत के साथ मिलकर इस पर हमला करूं तो शायद उसे लड़ने में सक्षम हूं। इसके अलावा हमारे पास जीतने का भी एक मौका हो। शायद सावधान रहना। उसके दिमाग में बार बार ये बात आ रही थी कि आज की रात खूनी संघर्षों से भरी रात होगी, लेकिन अब क्योंकि उसने संघर्ष का सामना करने का सोच लिया था तो उसे खत्म तो करना ही पड़ेगा। शायद की सारी उम्मीदें खोटे वाली योद्धा पर विक्रांत और अमरकांत को प्रदेश के योद्धाओं का पीछा करने की ताकत का अनुमान लगा। प्रदेश आगे होकर वो गाड़ी में स्थिर होकर बैठा था। उसकी आंखें शांत हो, उसके शरीर से कुछ इस तरह आध्यात्मिक काम कर रही थी। 2 युवतियां उसके पीछे गई। वो शायद प्रदेश की दासियां थीं। उनमें से एक ने कहा, मृत्यु बहुत घमंडी है, वो हमारे महामंत्री सेनापति से मिलने को मना करने की शायद ही नहीं। वो अपने आप को कैसे नहीं मृत्युशाला की वैशाली चली उसे किस बात का घमंड। दूसरी युवती ने कहा, हमारे महामंत्री चाहते तो दुनिया की कोई भी सुंदरी उनके सामने अपना सर झुकाकर खड़ी हो जाएगी और खुद को उनके सामने समर्पित कर देगी। प्रदेश इस समय बेहद ही शांत दिखता था। उसके शिष्यों की चेहरे पर अजीब सी लाली मारे थे। कभी देश जोर जोर से हंसने लगा। कौन कहता है कि मृत्यु मुझसे मिलना नहीं चाहती थी? क्या वो मृत्युशाला से बाहर नहीं निकली है? क्या वो अकेले नहीं आ रही है? प्रदेश के साथ मौजूद दोनों युवतियों ने सामने की ओर देखा। शायद ये कहीं नहीं दिखी। प्रदेश घर से बाहर निकल गया। अपने देखते पीछे 30 लोग उनके चेहरे पर गंभीरता साथ था। प्रदेश ने जाने की वजह से उन्होंने देखने लगाया कि वो देश की सुरक्षा के लिए उसके साथ था। जाहिर सी बात है प्रदेश को नहीं पता था कि उसके पीछे इतने लोग। तभी प्रदेश ने अपनी निगाह सामने की ओर देखी। उसके सामने 2 लोग थे। ये दोनों मृत्युशाला के विक्रांत और अमरकांत के पीछे शायद नहीं गया। प्रदेश उन दोनों से पूछता तभी उसकी निगाहें कर पड़ी जिसमें एक युवती बैठी थी और उसने अपनी चेहरे को घूंघट से ढका था। प्रदेश ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मृत्यु मेरे पीछे पड़ी हुई, उनके लिए आपको छोड़ना मुश्किल लगता है। शायद अपने आप में बैठी हुई थी। उसने मीठी आवाज में कहा, मैं यहाँ सेनापति प्रदेश को विदा करने के लिए पहुंच चुकी थी। शायद और विक्रांत के लिए देश को मुकाबला करना कठिन और जानलेवा था। वो दोनों सादा देकर मुकाबला नहीं कर सकते। शायद की व्यवस्था को देखकर देश जोर जोर से हंसने लगा। तुमने क्या सोचा था? 2 चूहे मुझे हरा सकते हैं, यदि तुम्हारे पास 5 चूहे भी होते तो बड़ी मुश्किलों से मुझे चुनौती देने में सक्षम हो पाते। अब तुमने अपनी मौत की तैयारी कर लो। मृत्यु पर ही प्रदेश ने हिंसा समाप्त किया। अचानक उसके शरीर से छाया निकली और शायद परेशान हो गया। शायद ने महसूस किया कि बेहद खतरनाक छाया उसके सामने आ गई। उसने कहा, सभी जल्द से जल्द अपने प्रेरणा का इस्तेमाल करो। प्रदेश ने हंसते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी, अब तुम लोग भाग नहीं सकते। विक्रांत अमरकांत और शायद के सामने बारी बारी से उठा। विक्रांत और अमरकांत पर जानलेवा हमला किया गया। प्रदेश के आध्यात्मिक छाया ने दोनों की छाती की सारी हड्डियां हर हमले के बाद दोनों सभी चले गए। प्रदेश की छाया के हमले का विरोध करने के लिए शायद ने पूरी कोशिश की। उसने अपनी समझी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसकी आंख से हाथ लपकने की और सामने खड़ी छाया से लगा। लेकिन छाया दूसरे शक्ति नहीं। छाया ने शायद के सीने पर हमला किया और ये हमला ताकतवर था। जैसा कि पहले की याद था कि शायद का शरीर विक्रांत और अमरकांत की तरह मजबूत नहीं। एक बार जो करने के बाद निश्चित रूप से उम्र शायद के बाद मान रही थी कि प्रदेश की छाया का सामना कर सकती है।
कुछ ही देर में अवश्य उसकी मौत हो जाती। जिन्हें सारी आशाएं छोड़ चुकी शायरी को मुखौटे वाली योजना याद आता है। मुखौटे वाली योजना की बात मानते हुए देश से मुकाबला करने को तैयार थी, जब तक उस योजना के दुनिया निकल रहने की, लेकिन उसके बाद भी झुकने का कोई विकल्प नहीं था। शायरी ने ख्याल में कि कभी तलवार हवा में उड़कर देश की ओर जाती हुई दिखाई। शायरी ने अपनी तलवार का निशान, शायरी ने जो कुछ सुना देखा और यकीन कर पाना मुश्किल है। देश के सीने में तलवार रखी हुई थी, उसके सीने से खून निकल रहा था और देश पत्थर की तरह अपने स्थान पर खड़ा। दूसरी दिशा में लक्ष्य खड़ा था, उसने अपने हाथ में तलवार ली। शायरी को देखते हुए लक्ष्य ने कहा, अब जो कोई बचा है उसे आपको खुद निपटना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको बस मुझे सुहासिनी की सेना के अन्य सेनापतियों के बारे में बताना होगा। लक्ष्य जमीन पर खड़े जानता को देखते हुए, यदि मैं अकेला लड़ता तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती। अपनी बात समाप्त करने के बाद लक्ष्य वहां से गायब हो गया। शायरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मुखौटे वाली योजना ने इतनी आसानी से सुहासिनी सेना के एक सेनापति को मार डाला था। शायरी उसकी अपनी दूसरी तरफ इसकी अद्वितीय क्षमता को देखकर केंद्रीय सत्ता भी कांपती थी। इधर गणेश और नवीन की मौत ने सुहासिनी सेना को परेशान किया था, लेकिन ब्रिटिश के रक्षण समझ केंद्रीय सत्ता को झूठ कर रखा। सुहासिनी सेना के पास 10 सेनापति और एक लाख सभी केंद्रीय सत्ता की कर डाली। इतनी बड़ी घटना ने केंद्रीय सत्ता की शाख पर पट्टा लगा दिया। ब्रिटिश खुद एक शक्तिशाली परिवार से ताल्लुक रखता था, जो उसे मारने की हिम्मत कोई साधारण आदमी कर नहीं कर सकता। केंद्रीय सत्ता के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने इस विषय पर विचार करने के लिए आपातकालीन बैठक की। गणेश, नवीन दिल्ली और देश की मौत का विमर्श किया। सुरक्षा अधिकारी हैरान थे कि केंद्रीय सत्ता से संबंधित तीन वरिष्ठ सेनापतियों को हत्या करने का दुस्साहस कौन कर सकता है। अधिकारियों के विमर्श में बात की कि शायद हत्यारा अर्ध ब्रह्मांड मंडल की रैंकिंग अथवा अर्ध ब्रह्मांड मंडल के योद्धाओं की बाहरी रैंकिंग का ही योद्धा हो सकता है, जिसमें पिछले दिनों वाले क्षेत्र की यात्रा की होगी। अन्यथा कोई ऐसे योद्धा नहीं हो सकता है जो तीन सेनापतियों को हत्या करने की क्षमता है। बाहरी लोगों का विचार करके अर्ध ब्रह्मांड मंडल की रैंकिंग और बाहरी योद्धाओं की रैंकिंग में 200 से अधिक योद्धा नहीं होता। लोगों को छोड़कर सुहासिनी सेना को लंका करने की हिम्मत शायद ही कोई कर सकती है। इतनी बड़ी घटना को हम जान सकता है जो केंद्रीय सत्ता के प्रति अपने मन में घोर नफरत रखता है। केंद्रीय सत्ता की सुरक्षा अधिकारी जानते थे कि ऐसे कई योद्धा हैं जिनके मन में केंद्रीय सत्ता के प्रति गहरी नफरत है। कई लोगों का मानना था कि ऐसा शायद हरिवंश कर सकता है। वो हमेशा से सुहासिनी की सेना का विरोधी रहा है। ऐसी अफवाहें थी कि हरिवंश इस समय मध्य क्षेत्र में है। यह अफवाह जब हरिवंश तक पहुंची तो वो परेशान है। तो मैं संदिग्ध हूं। मुझे बड़े सुझाव ढूंढ रखनी पड़ेगी। हरिवंश के साथ मौजूद उसके सिपाहियों ने कहा, लगातार तीन सेनापति मौजूद सुहासिनी सेना के साथ सेनापति उस सभी संदिग्धों को चुन चुन कर मार रहे हैं।